हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STDAF। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी, चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम यूपी टेट, सी टेट, बाकी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या करेंगे। अधिगम के सीखने का नियम पढ़ेंगे, प्रमुख नियम पढ़ेंगे, फिर गौण नियम पढ़ेंगे, फिर सीखने का नियम किसने दिया उसको भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अधिगम या सीखने का नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिया, सीखने का नियम किसने दिया? तो आप बोलेंगे E.L. थॉर्नडाइक ने। पहला इन्होंने 2 नियम दिया है, एक मुख्य नियम होता है, एक गौण नियम होता है। पहले हम लोग मुख्य नियम को जानेंगे, फिर गौण नियम को जानेंगे। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या इसी को कह दिया जाता है तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या प्रभाव का सिद्धांत। अब गौण नियम हम लोग देखेंगे, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। इन्होंने 3 प्रमुख नियम दिए हैं और दूसरे गौण नियम में 5 गौण नियम दिए हैं। अब इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे। प्रमुख नियम को हम लोग कहते हैं प्राइमरी लॉ कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं तत्परता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर हैं, तैयार होते हैं, तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हों, चाहे तैयार हों, तो आप उस कार्य को जल्दी या आसानी से शीघ्र ही सीख सकते हैं। ये हुआ तत्परता का नियम। भाटिया महोदय कहते हैं कि तत्परता या किसी कार्य करने के लिए तैयार होना युद्ध का आधा विजय कर लेना है। मतलब कि आप किसी कार्य को तैयार करने गए तो आप युद्ध पर आधा विजय प्राप्त कर लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इनके 2 भाग होते हैं। एक होता है उपयोग का नियम, पहला लॉ ऑफ यूज। इसे हम यूज कैसे करते हैं, उपयोग का नियम। इस नियम का तात्पर्य है यदि हम किसी कार्य को अभ्यास करें तो उसे सफलतापूर्वक आसानी से सीख लेते हैं और हम उसमें कुशल हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि हम किसी कार्य को डेली अभ्यास करें तो उसे सरलतापूर्वक आसानी से सीख लेते हैं। अगर हम अभ्यास छोड़ देंगे तो वो हमें भूल जाएगा। दूसरा आता है अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम का अर्थ है यदि हम सीखे हुए कार्य को अभ्यास नहीं करते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। ये हुआ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम का अर्थ है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं और लगाना छोड़ दिए तो उसको भूल जाएंगे। जैसे मैथ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिवीजन बना रहेगा, तो आप अन्य क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे आप छोड़ दें तो फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं अनुप्रयोग का नियम। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए सहायक हो। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए सहायक हो, या
जिस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, ना हम उसे सीखना चाहते हैं, ना हम उसे करना चाहते हैं। मतलब जिसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ना हम उस कार्य को कभी करना चाहेंगे, ना हम उस कार्य को कभी सीखना चाहेंगे। ये है प्रभाव का नियम। अब गौण नियम में हम लोग जानेंगे। गौण नियम में पहला आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो हम उसके प्रति हमारी रुचि बहुत कम होती है। जैसे हम कोई नया कार्य स्टार्ट करें, उसमें हमारा मन नहीं लगेगा। बाकी डेली डेली काम उसी को करने लगे तो हमारा मन लगने लगता है और इंटरेस्ट या रुचि पैदा हो जाती है। नोट पॉइंट में देखेंगे प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत इसी पर आधारित है। ट्रायल एंड एरर किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। गौण नियम में हम लोग दूसरा देखेंगे मनोवृत्ति का नियम। इस नियम में यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है हम उसी अनुपात को में उसको सीखते हैं। मतलब हमारी जैसी मनोवृत्ति या इच्छा होगी हम उसी अनुपात में उसको सीखते हैं। इसे कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आपको। आंशिक क्रिया का नियम तीसरा है गौण नियम में। इस नियम के अनुसार हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। जैसे हम किसी कार्य को करना चाहें, जैसे बालू का ढेर है, वहाँ उसे हटाना चाहें तो हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर करके छोटे छोटे भागों में विभाजित करके काम करेंगे तो बालू का ढेर भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है इस नियम के अनुसार हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेंगे तो हमें वो आसानी होगी। जैसे सिलेबस होता है तो सिलेबस को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं तो वो हमें आसानी से कवर हो जाता है। अब 1 दिन बैठेंगे पढ़ने तो हमारा दिमाग ही हैंग हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। जो सीखना चाहेंगे वो भी नहीं सीख पाएंगे। नोट पॉइंट में देखेंगे हम लोग यह नियम अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अंश से आप पूर्ण की ओर जाते हैं, शिक्षण पर आधारित है। चौथा आता है आपका आत्मीकरण का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेना। मतलब नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेना। यही कारण है जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले सीखी हुई बात से संबंध स्थापित कर देता है। तो जैसे इसमें क्या जोड़ सकते हैं आप लोग? जैसे इसमें आप लोगों ने पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर मोटर बाइक चलाना सीखा। इसी तरह उदाहरण को जोड़ सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखा, हैंडल पकड़ना उसका, साइकिल चला लिया मार्केट में, बाज़ार में, तो आप लोगों ने फिर बाइक चलाना सीखा। इसी तरह जोड़ सकते हैं, नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया। जैसे आपको चलिए 5वां नियम देखेंगे हम लोग अब। गौण नियम का 5वां नियम और लास्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना। मतलब पहले की गई क्रिया फिर उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, परिस्थिति में परिवर्तन आ जाती है। इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना। जैसे एक एक परिस्थिति पहले वो काम हो चुका है, फिर उसी काम को दूसरी परिस्थिति में हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है, मतलब स्वरूप वही रहेगा, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन हो जाएगी। सॉरी। तो आज यहीं तक था, हम लोग अधिगम के बारे में सीखे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर करें दोस्तों में, साथ ही चैनल को